Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So biology में हमने इसके पहले वाले सेशन में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, हम उसे कवर कर रहे थे। उसके 3 पार्ट्स मैंने पहले ही आपको 3 या 4 पार्ट्स बता चुके हैं इसके पहले। एंड आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पिछला इसका सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ऑलराइट, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करा था? हमने ईआर के बारे में, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करा था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। तो जिस तरह से ईआर मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क होता है या फिर एक ट्यूब लाइक चैनल्स का नेटवर्क होता है। ऑलराइट, ये मैंने आपको समझाया था। किस तरह का नेटवर्क? इस तरह का, जैसे कि मैंने आपको उस सेशन में भी डायग्राम बना करके दिखाया था, मैं इस सेशन में भी आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप का ईआर का स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, तो इस टाइप के चैनल्स जो है ईआर फॉर्म करता है, जैसे कि इस टाइप के चैनल्स। ऑलराइट, तो ये क्या है? यहाँ से आएंगे चैनल्स हो गए, ये चैनल्स हैं। ऑलराइट, तो ट्यूब लाइक चैनल्स जैसा फॉर्म करता है। उसी तरह से आइए हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। वेसिकल्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के। ऑलराइट, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये क्या है? वेसिकल्स जब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं तो वो गोल्गी अपैरेटस फॉर्म करते हैं। अरेंज्ड इन अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, अप्रॉक्सीमेटली। अब बिल्कुल पैरेलल इस तरीके के जैसे लाइंस जैसे नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब अगर मैं वेसिकल्स को अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स यानी कि सीधे सीधे अप्रॉक्सीमेटली पैरेलली अगर मैं अरेंज करूं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा। किस टाइप का? मैं दिखाती हूं। ये इस तरीके का कुछ डायग्राम इस तरीके का हो जाएगा। तो ये जो वेसिकल्स है ये कैसे हैं? पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे से। ऑलराइट, अनस्टॉक्स में अरेंज्ड है। तो इसे हम क्या कहेंगे? गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर कहेंगे। अब आते हैं फंक्शंस पे। इसका काम क्या होता है? हैव कनेक्शंस विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। नाउ ये जो गोल्गी अपैरेटस है इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? ईआर के साथ होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका कनेक्शन होता है, जो कि किसमें हेल्प करता है? आपको क्या लगता है? वीडियो पॉज करिए और सोचिए किस चीज में ये हेल्प कर सकता है। ओके, सो सबने सोचा होगा, बट ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर सकता है। आपको नहीं लगता? जैसे कि अगर ये जो स्टॉक्स हैं ये स्टॉक्स में अरेंज्ड है वेसिकल्स, अब इनका नेटवर्क होगा ईआर के मेम्ब्रेन्स के साथ, ईआर के चैनल्स के साथ। तो क्या होगा कि किसी भी चीज़ के, किसी भी केमिकल के या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, इन सब के ट्रांसपोर्ट में क्या होगी? सेल के अंदर में हेल्प होगी। और एक बात जो मैं बताना भूल गई, ये जो स्टॉक्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसका फंक्शन। दीज नेटवर्क्स फॉर्म सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये क्या होता है? सेल्यूलर मेम्ब्रेन का सिस्टम बनाता है। अब ये नेटवर्क कौन सा नेटवर्क? गोल्गी अपैरेटस और ईआर के बीच जो नेटवर्क है ये क्या करेगा कि
सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाएगा, क्योंकि दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ओके, तो ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, सेल के अंदर ही है ना, तो यानी कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आ जाएगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ईआर के चैनल्स के थ्रू कोई प्रोटीन आया गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या रहेगा, उसे मॉडिफाई करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसे स्टोर करना, एंड जब उसका सही टाइम हो रिलीज का तब उसे रिलीज करना। यही फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। Okay, so our next cell organelle is lysosomes. Okay, lysosomes are nothing but सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर में, राउंड राउंड इस तरीके के छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर। अब इनका काम क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे सेल के अंदर, बट इनका काम क्या होता है ये हम देखते हैं। दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स ऑफ द सेल। Now, what do we mean by waste disposal system? That is, they dispose the wastes that are created within the cells. Alright, अब इसके अंदर जो है ये जो लाइसोसोम्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं 40 या 40 से अबव डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है स्टमक में, उसका क्या काम होता है डाइजेस्ट करना फूड को। ऑलराइट, डाइजेस्ट करके उसके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो अगर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करता है कि वेस्ट जितना भी क्रिएट होता है सेल के अंदर में उसे क्या करता है डाइजेस्ट कर लेता है। ऑलराइट, डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर जो भी सेल का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन। ऑफ कोर्स अगर जो उसकी गंदगी है वो डाइजेस्ट कर रहा है तो सेल को क्लीन रख रहा है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, दे कंटेन हाईली स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, अब इनके अंदर क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। Now they can digest almost everything. The enzymes are so strong that they can digest almost everything, not just wastes. यही कारण है कि लाइसोसोम्स को suicidal bags भी कहा जाता है, सेल suicidal bags. Okay? सेल सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है इन्हें लाइसोसोम्स को। अब क्यों कहा जाता है भाई ये हम पता लगाएंगे। सेल सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डाइजेशन में हेल्प करेगा एंड जो वेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नाउ कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम सिचुएशंस में, यानी कि सच एज स्टारवेशन, जब सेल स्टार्व कर रहा है या एडवर्स सिचुएशंस में क्या होता है कि these lysosomes start digesting their own organelles. That is why they are called cell suicidal bags. Alright, in adverse conditions क्या होता है lysosomes क्या करते हैं खुद आसपास के जो सेल ऑर्गेनल्स है उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है सेल अपने ही खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे सेल सुसाइडल बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन एडवर्स कंडीशंस द लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड स्टार्ट टू डाइजेस्ट द ओन सेल। मतलब कि ये मैंने आपको अभी भी बताया कि एडवर्स कंडीशन में लाइसोसोम्स खुद अपने सेल को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट
important cell organelles because it is associated with the production of energy. Alright, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा एनर्जी जरूरी है. So सेल के लिए भी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? एनर्जी जरूरी है. And mitochondria is the only organelle which produces energy. Alright, let's see. Mitochondria are powerhouses of the cell. Why they are called powerhouses? We'll see in the next sentence. It releases the energy in the form of ATP. Now, they are responsible for the synthesis of ATP. That is why they are called powerhouses of the cell. Now, what is ATP? ATP is the energy currency of the cell. Okay, energy currency जो है सेल की वो क्या होती है? ATP होती है. तो जो भी सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ ATP ही प्रोड्यूस करेगा. They produce energy in the form of ATP. And mitochondria are only responsible for the production of ATP. That is why they are called powerhouses of the cell. Let's see the next statement. It consists of two membranes, one outer membrane and one inner membrane. Now, as I have drawn this diagram of mitochondria, in this you can see that there is an outer membrane. I have labeled this, and the inner membrane is folded in finger-like projections. The inner membrane is slightly folded. Alright, you all can see in the diagram, the inner membrane is folded in finger-like projections. And in some parts you can see these finger-like projection possess these matchbox like structures. Alright, matchstick like structures. So these structures, these matchstick like structures like this, okay, these structures are responsible for ATP synthesis. Now, this is a ribosome that is associated here. Now, what is a ribosome? We will see in the next class that what is the function of ribosomes and why are they associated with ATP synthesis in the mitochondria. Next sentence we will see the outer membrane is very porous. Now, the outer membrane contains pore like this. Okay, outer membrane is porous. It contains like this, pores like this. Okay, it is porous for what? It allows the entry and exit of substances in and out of the mitochondria. That is why it is porous. Alright, and the inner membrane is highly folded into finger-like projections. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, these finger-like projections are for ATP synthesis. Alright, so ये था सारा function and structure of mitochondria. Now the structure of mitochondria is a little bit complex, but it is important. It can be asked in your exams. So wherever you get a diagram of mitochondria, you can search on Google, or you can also check out the website for the diagram of mitochondria. It is provided in the notes. So अगली जो सेशन होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं what are ribosomes, plastids and कुछ और cell organelles के बारे में हम देखेंगे, and lastly we will study about the cell division. Alright, until then keep watching. Bye bye.